हकीकत 60% लोगों का 27% रिजर्वेशन है। क्रीम बनी नहीं, क्रीमी लेयर लागू है और उसकी वजह से 22% है। ग्रुप ए में 15 से 16% है। कैसे आप प्रभाव डालोगे यूनिवर्सिटीज़ में? एनएफएस हो रहा है, कोई रिजर्वेशन नहीं, 43 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, वीसी जाएगा नहीं, कहाँ से अपॉइंट करेगा अपने लोगों को? क्योंकि अब अपॉइंटमेंट्स कास्ट, क्लास और कम्युनिटी ओरिएंटेड हो रहे हैं। सारे स्ट्रक्चर को जानबूझ के तोड़ा जा रहा है कि ये एम्पावर्ड ना हो, ताकि हमारा प्रिविलेज, हमारी हेजेमनी, हमारा कब्जा बरकरार रहे। कब्जे के लिए चाहे कुछ भी खत्म हो जाए, देश खत्म हो जाए, लेकिन राष्ट्रवाद का वो नैरेटिव गढ़ा गया है, वो घुट्टी पिलाई जा रही है और उसी धर्म की अफीम में लोगों की जिंदगियां तबाह की जा रही हैं। रिजर्वेशन हो चाहे ना, हम लोग सबसे इंटेलिजेंट हैं, हमसे ज़्यादा मेरिट किसी में नहीं हो सकते, मैं आपको बता रहा हूँ ईमानदारी से। क्योंकि जो मेहनत कर सकता है, जो शारीरिक श्रम कर सकता है और मानसिक श्रम आराम से कर सकता है, बस उसका ओरिएंटेशन गड़बड़ है। कि आप बहुत ही ईमानदारी से थोड़ा ही प्रयास करिए, लेकिन ईमानदारी से उसी दिशा में प्रयास करिए। मामला ये है कि लालू जी ने जो शुरुआत की 90 के दौर में, वो एक अद्भुत शुरुआत थी। मैं 90 में पढ़ता था और स्कूल में फर्स्ट आ गया 5वीं में। और मेरा जो स्कूल था, हम 3 बच्चे थे जो अक्सर फर्स्ट सेकंड थर्ड आते थे। लेकिन वो बेसिकली वो जो मोहल्ला था गाजीपुर शहर का, वो अग्रवाल बनिया डोमिनेटेड एरिया थी और गंगा जी मेरे घर के बगल में थी। मैं नहाने गया, सुबह सुबह हम लोग नहाने जाते थे, गंगा जी नहाने गए और एक आदमी था, पता नहीं चिढ़ता क्यों था, मुझे मालूम नहीं है। चिढ़ बहुत सारे लोगों को बहुत सारे चीज़ों से होती है, लेकिन उसमें मैं कोई मदद नहीं कर सकता था उसकी। और बच्चों की बातचीत हो रही थी, उसने पूछा कि कौन तुम्हारे स्कूल में फर्स्ट आया या सेकेंड आया, बात हो रहा था, किसी ने बता दिया कि संदीप आया है। तो बोला कि ये मुलायमा। तो मैंने सुना, बड़ा अजीब लगा कि मतलब मेरा नाम संदीप है, मुलायमा कह रहा है। अब मुलायम सिंह वहाँ उस समय नए नए चीफ मिनिस्टर बने थे, मैं भी उनके बारे में नहीं जानता था। जीके की किताब में हम लोग याद किया करते थे, रटा करते थे, नारायण दत्त तिवारी। मुलायम सिंह नए 23-24 दिसंबर को बने थे 1989 में। जनता दल ही बनी थी 88 में। तो कुल मिला के मामला जो ये था ना, वो जो सरनेम था उस समय तक एक गाली की तरह था। क्योंकि मैं जब डिस्ट्रिक्ट स्कूल में आया तो मेरे स्कूल में उस समय मेरे सेक्शन में 150 बच्चे थे, लेकिन वही 10 साल में वो स्थिति इन संघर्षों की वजह से, चाहे वो लालू प्रसाद यादव जी रहे हों, वो ज़्यादा मुखर थे, ज़्यादा क्लियर थे। उनमें जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी थी वो भारत के किसी भी बहुजन समाज के नेता में सबसे ज़्यादा थी। उस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की वजह से एक बहुजनों को सम्मान वाला जीवन मिला। ये उनका असर है बिहार के बॉर्डर के बाहर का। मैं तो बहुत ही नज़दीक का ही हूँ, लेकिन ये पूरे भारत में लोग महसूस करते हैं, चाहे वो आंध्रा हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो केरला हो। तो ये मेरा कहने का मतलब ये है कि ये तो मामला हो गया, मतलब हमारे नायक का। बहुत गाली देते हैं सब, चारा चोर कहते हैं सब, मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं कोई ईमानदारी से बता दूँ, मुझे इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैं हकीकत जानता हूँ। चोर तो लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, जिनको भारत रत्न दे दिया गया है, मदन मोहन मालवीय हैं। आप क्रिस्टोफ जेफलोट की किताब को पढ़िए, वो साफ साफ कहता है कि मदन मोहन मालवीय ने जो अछूतों का एक आंदोलन था उसको कैसे सैबोटेज किया। गांधी ने उनको उस कमेटी का चेयरमैन बनाया था। तो पॉलिटिकल साइंस के हमारे साथी हैं, पढ़ते होंगे, जानते होंगे। और मैं आपको बताऊं कि ये एक्चुअली ये जो परसेप्शन है, ये संघर्ष चल रहा है। अगर आपको कोई यूनिवर्सिटी में कहता है कि आप फलाने कम्युनिटी से हो, फलाने हो, तो आपको उसमें बहुत उस तरह से महसूस करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस तोड़ने के लिए कहा जाता है। ये संघर्ष चल रहा है और उस दिशा में धीरे धीरे ये चीज़ें आपकी बढ़ रही हैं, आप आगे ही जा रहे हो। अब मैं वापस आता हूँ, हेनरी विवियन डिरोजियो नया अध्यापक हुआ था जब भारत गुलाम था, वो कलकत्ता गया, जो उस समय का हिंदू कॉलेज था, बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज बना, अभी यूनिवर्सिटी हो गई है। उस आदमी ने जब शुरुआत की पढ़ाना वहाँ पे उस कॉलेज में, तो लोग कहने लगे, आरोप लगता था कि ये युवाओं का दिमाग ख़राब कर रहा है। और जबकि वो सीधी बातें कहते थे कि तुमको दकियानूसी बातों से दूर रहना है, साइंस की तरफ जाना है, मॉडर्निटी की तरफ जाना है। मॉडर्निटी का मतलब कि जीन्स ली कूपर का ना पहन लीजिए या लुई फिलिप का कपड़ा ना पहनिए, मॉडर्निटी नहीं है। मॉडर्निटी का मतलब कि कितने आप अपने विचारों में मॉडर्न हैं। मॉडर्न का मतलब होता है कि आप कितने मतलब सेंसिटिव हैं, कितने आप एक आदमी के रूप में इवॉल्व हुए हैं, ये सब कुछ चीज़ें हैं। तो ये चाहे किसी भी पार्टी का, वो चाहे शिक्षकों का दल हो या फिर स्टूडेंट्स का दल हो, वो कितना प्रो सोसाइटी, प्रो ह्यूमैनिटी, प्रो कंट्री है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं यही चाहता हूँ आप लोगों से कि आप भले मुट्ठी भर हो। वो विवियन डिरोजियो अकेले था, बहुत कम उम्र में मर गया, बहुत प्रताड़ित किया लोगों ने।
बहुत अपमानित किया उस कलकत्ता में, लेकिन वो कलकत्ता जो एक शहर के रूप में आज आगे है, उसकी नींव में कहीं ना कहीं हेनरी विवियन डिरोजियो है। उसी तरह से अगर बहुजन समाज के लोग बड़े घरों में बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं तो उसी नींव में कहीं ना कहीं कर्पूरी ठाकुर, लोहिया, आर.एल. चंदापुरी, बी.पी. मंडल, महात्मा फुले, ई.वी. रामास्वामी पेरियार और लालू प्रसाद यादव जी भी हैं। तो मुझे यही कहना है कि कौन क्या कहता है, उनका क्या नैरेटिव है, उसके चक्कर में हमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमको अपने को एम्पावर करना है, और एम्पावर हो सकते हैं हम एजुकेशन से, अपने आइडियाज़ से। इसीलिए आपको विरोध करना है कि भाई आपकी कहीं से भी रिजर्वेशन हो, चाहे ना, हम लोग सबसे इंटेलिजेंट हैं, हमसे ज़्यादा मेरिट किसी में नहीं हो सकते। मैं आपको बता रहा हूँ ईमानदारी से, क्योंकि जो मेहनत कर सकता है, जो शारीरिक श्रम कर सकता है और मानसिक श्रम आराम से कर सकता है, बस उसका ओरिएंटेशन गड़बड़ है। इसीलिए जब मंडल लागू हुआ उसके बाद जानबूझ के स्कूलों के स्ट्रक्चर को, कॉलेजेस को, विश्वविद्यालयों को, मैं जिला स्कूल का प्रोडक्ट हूँ, मेरे एक भूमिहार हिंदी के टीचर थे और वो बड़े मैंने कास्ट फीलिंग रखते थे। वो क्लास में पढ़ाने नहीं आते थे कि मैं, जो ज़्यादातर बच्चे हम बहुजन समाज के थे, उस स्कूल में ज़्यादातर बच्चे हम बहुजन समाज के थे, और वो इस भाव से नहीं आते थे कि पढ़ाएंगे, उनमें बहुत जलन की भावना थी। मेरा ये कहना है कि बहुत सारे अपर कास्ट हों, चाहे किसी भी कास्ट के, मैं जाति के बंधनों में लोगों को नहीं बांधता, बहुत सारे अपर कास्ट के बहुत ही प्रोग्रेसिव लोग हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं, जो आदमी की तरह सोचते हैं। मुझे यही कहना है, ये मैसेज देना है आपको साथियों, कि आप बहुत ही ईमानदारी से थोड़ा ही प्रयास करिए, लेकिन ईमानदारी से उसी दिशा में प्रयास करिए। और ध्यान रखिए कि हर आपका वो काम, चाहे सोचने का तरीका, चाहे करने का, वो चाहे वोट डालने का, आप अगर सही दिशा में एम्पावर कर रहे हैं अपने लोगों को, आपको भी फ़ायदा पहुँचाएगा और पूरे जो लार्जर स्ट्रक्चर है उसको भी फ़ायदा पहुंचाएगा। मैं 2-3 चीज़ों के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूं। मंडल कमीशन जब लागू हुआ 5% नौकरियों में रिप्रेजेंटेशन था, 5%, बढ़ के अभी भी केवल 22% है। आबादी बिहार ने दिखा दिया रास्ता, 63%। कहीं भी पूरे भारत में 60 से नीचे नहीं होगा, कहीं भी पूरे भारत में 60 से नीचे नहीं होगा, ये हकीकत है। उसी पे पहले डिबेट होती थी एनएसएसओ के सर्वे से, फलाने ढिमकाने की ये 40% है, 50% है। हकीकत 60% लोगों का 27% रिजर्वेशन है। क्रीम बनी नहीं, क्रीमी लेयर लागू है और उसकी वजह से 22% है। ग्रुप ए में 15 से 16% है। कैसे आप प्रभाव डालोगे यूनिवर्सिटीज़ में? प्रिंसिपल्स के अपॉइंटमेंट में, वाइस चांसलर्स के अपॉइंटमेंट में एनएफएस हो रहा है, कोई रिजर्वेशन नहीं। 43 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, वीसी जाएगा नहीं, कहाँ से अपॉइंट करेगा अपने लोगों को? क्योंकि अब अपॉइंटमेंट्स कास्ट, क्लास और कम्युनिटी ओरिएंटेड हो रहे हैं। या तो ये सब सारी चीज़ें खत्म होनी चाहिए, या तो फिर हर कम्युनिटी को उसके हिसाब से हिस्सा बांट दो। सर सही कह रहे थे, 100% रिजर्वेशन होना चाहिए, लेकिन ये भी कोई मॉडल नहीं है। अब आप ये देखिए कि भारत की इतनी बड़ी आबादी, 140 करोड़ की आबादी में मुश्किल से 600-700 यूनिवर्सिटीज़ हैं पब्लिक। आपको पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के लिए लड़ना है। 24 लाख में आप देके पढ़ लेंगे अशोका यूनिवर्सिटी में, जिंदल में अशोका की 24 लाख फ़ी है। 8-8 लाख आप दे लेंगे। 8,000 रुपये दिल्ली यूनिवर्सिटी कितनी है सर? 12-13 हज़ार, 8,000 है। मतलब हमारे यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय सस्ता है, लेकिन हम लोगों ने यूनिवर्सिटीज़ पढ़ाई की, उस समय सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की फ़ी 120 रुपये थी। जेएनयू की भी ऐसे ही कुछ होगी, 180 है। फर्स्ट क्लास मिलने पे वो भी वापस हो जाता था। अमेरिका में 6,000 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट भी हैं, पब्लिक भी हैं। यूरोप के देशों में, छोटे छोटे देशों में बहुत संख्या में यूनिवर्सिटीज़ हैं, और वहाँ वो जो ह्यूमन डिग्निटी है, ह्यूमन रिसोर्स है, उसकी रिस्पेक्ट की जाती है। यहाँ तो मतलब ये स्थिति है कि सारे स्ट्रक्चर को जानबूझ के तोड़ा जा रहा है कि ये एम्पावर्ड ना हो, ताकि हमारा प्रिविलेज, हमारी हेजेमनी, हमारा कब्जा बरकरार रहे। कब्जे के लिए चाहे कुछ भी खत्म हो जाए, देश खत्म हो जाए, लेकिन राष्ट्रवाद का वो नैरेटिव गढ़ा गया है, वो घुट्टी पिलाई जा रही है, और उसी धर्म की अफीम में लोगों की जिंदगियाँ तबाह की जा रही हैं। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि युवा के रूप में आपको क्रिटिकल थिंकिंग करनी होगी, सोचना होगा ईमानदारी से, और डिग्निटी के लिए खड़ा होना होगा, चाहे आप अकेले खड़ा रहिए। और आरजेडी की जो वैचारिक क्लैरिटी है, वो किसी भी आज के भारत के दल में, आज मैं अगर देखता हूं तो मुझे लगता है कि जिस तरह से जो हाल डीएमके का था, कभी जस्टिस पार्टी का होता था, उस तरह से आरजेडी की क्लैरिटी है, वो खड़ी है साफ साफ सामने एकदम। उसमें कोई एम्बिवैलेंस नहीं है, द्वैध नहीं है। और संस्कृत में कहते हैं ना कि संशयात्मा विनश्यते, जहाँ कन्फ्यूजन होगा वहाँ खात्मा निश्चित है। कन्फ्यूजन नहीं है उनको। हालांकि सारे जाति, धर्म और संप्रदायों की पार्टी है। मैंने कहा कि प्रगतिशील लोग जो हर तरह से परिवर्तन चाहते हैं, इंसानियत की जीत चाहते हैं, उनको बेसिकली जुड़ना होगा और इस विचार को आगे बढ़ाना होगा। कोई कुछ भी कहे,
लालू हमारे लिए देवता हैं, लालू प्रसाद जी, और उस देवता का हम सम्मान करते हैं, उनकी विचारधारा का सम्मान करते हैं, और कहने वालों से हमको कोई डर नहीं है, भय नहीं है। अगर वो चाहते हैं देश में परिवर्तन, उनका भी सम्मान है, उनका भी स्वागत है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।